हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डीसी शंट मोटर की। पिछली क्लास में हमने डीसी सीरीज मोटर और डीसी मोटर के कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम चलते हैं लेके आपको डीसी शंट मोटर के पास में। ठीक है, ध्यान से समझना। जो डीसी शंट मोटर होगी वो आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है, उसकी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या है? आर्मेचर है। ये क्या है? ब्रशेस हैं दोनों, ये तो जानते ही हो आप। ठीक है, यहाँ पे इसका आर्मेचर वाइंडिंग लगा दो RA, और इसी के पैरेलल में शंट वाइंडिंग लगाई जाती है। ठीक है, शंट वाइंडिंग। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं RSH। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से एक वायर निकाल लो और इसके पैरेलल में इसमें सप्लाई दे दो। ठीक है, क्या? सप्लाई इनपुट। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, इतनी बात ओके है। जो RSH है इसे ही फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, शंट वाइंडिंग को ही फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है। और एक चीज समझना, जो शंट वाइंडिंग होती है इसमें ये पतली तार की होती है। ठीक है, पतले कंडक्टर की बनी होती है, कंडक्टर की बनी होती है, तथा फेरों की संख्या ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सीरीज मोटर के, ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे जो फेरों की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में, उस आर्मेचर के सीरीज में ही सीरीज वाइंडिंग लगाते थे, इसीलिए उसको क्या देते थे नाम? सीरीज डीसी मोटर। और उसमें फेरों की संख्या कम होती थी, वो मोटे वायर की बनती थी, वो वाइंडिंग मोटी होती थी, मतलब थिक होती थी, मोटी। और यहाँ पे पतले वायर की बनती है ये। ठीक है, फेरों की संख्या उसमें कम थी, इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझना, जो ये है आपका RSH, अगर मोटर बिना लोड के लगाया है, ठीक है, अगर मोटर वहां पे सीरीज मोटर को तो बिना लोड के चला ही नहीं सकते थे, लेकिन ये क्या बोलते हैं, शंट मोटर को आप बिना लोड के चला सकते हो। ठीक है, बिना लोड के इसको चला सकते हो। अगर विदाउट लोड ये चल रही है और बाय डिफॉल्ट किसी भी कारणवश जो आपका शंट वाइंडिंग है, अगर ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है, या फिर ब्रेक हो जाता है कुछ भी रीजन से, तो ये क्या हो जाती है? मोटर बंद हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, जो ये मोटर है, जो डीसी शंट मोटर है, इसे आप क्या बोलते हो? कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कहने का कि इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो चाल होती है, वो लगभग स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, लोड के साथ बदलती नहीं है। नो लोड और फुल लोड में जो स्पीड का अंतर होगा बिल्कुल लेस वेरिएशन होगा, नगण्य होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट स्पीड मोटर। क्या नाम दिया जाता है? कांस्टेंट स्पीड मोटर मींस एक समान चाल वाली मोटर। ठीक है, मींस स्थिर चाल मोटर, जो भी आप कह लो, स्थिर चाल मोटर। ठीक, एक और चीज, दूसरी चीज, जो इसका टॉर्क होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और जो आपका फुल लोड टॉर्क होता है। ठीक है, क्या? फुल लोड टॉर्क होता है, उस स्टार्टिंग टॉर्क आपका ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सीरीज में भी होता था, लेकिन यहाँ पे अगर इक्वल करें तो लगभग 1.5 गुना होता है स्टार्टिंग टॉर्क। मीन्स TST जो होता है लगभग 1.5 गुना ऑफ T फुल लोड होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका। ठीक है, जो डीसी सीरीज मोटर होती थी वहाँ पे लगभग स्टार्टिंग टॉर्क 5 गुना ज़्यादा होता था फुल लोड टॉर्क के। मतलब जब मोटर फुल लोड में आती थी और जब मोटर स्टार्टिंग में होती थी तो स्टार्टिंग वाली टॉर्क बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, कितना? लगभग 5 गुना, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसी टार्क को कम किया गया है डीसी शंट मोटर में। यही इंप्रूवमेंट है इसका, कि जो स्टार्टिंग टार्क है ये कम होती है एज कंपेयर टू डीसी सीरीज मोटर के। यहाँ पे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा ही होती है, फिर धीरे धीरे टॉर्क कम हो जाती है, फुल लोड पे मोटर चलने लगती है। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो जो आपकी डीसी सीरीज मोटर थी उसका जो एप्लीकेशंस था रेलवे इंजन में, ठीक है, ट्रैक में, ठीक है, और भी जगहों था। जब की बात करें तो यहाँ पे मैं उपयोग लिख देता हूँ, तो ध्यान से समझना, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ब्लोअर्स, ग्राइंडर, ठीक है, ड्रिल मशीन, पॉलिशर, एटसेट्रा, ठीक है। तो कम से कम इतने उपयोग आपको ध्यान में रखने हैं जो कि डीसी शंट मोटर के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ध्यान से समझना, लोड बढ़ाने पर इसकी स्पीड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड लगभग कांस्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। कई बार बता चुका हूँ, इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपको शंट मोटर में इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सप्लाई यहाँ से आएगी तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। जो RSH होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीरीज, ठीक है। अगर RA और RSH की बात कर लें तो लगभग 100 गुना ज़्यादा, या 100 से 150 200 गुना भी ज़्यादा होता है। RSH की वैल्यू जनरली जो होती है, RSH की वैल्यू जो जनरली होती है 150 से लेके 200 ओम के बीच में ही होती है। कितनी होती है? 150 से लेके 200 ओम के बीच में होती है, जनरली है, ठीक है। लगभग इतना डेटा लिया जाता है। और RA की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 1 ओम होती है, 1 ओम के आसपास होती है, ठीक है। 1 ओम के आसपास रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर होता है, जबकि शंट वाइंडिंग क्या होती है? इतनी होती है। और वहीं अगर जब सीरीज मोटर में बात करें तो RSC जो होता था वो लगभग RA के बराबर होता था, 1 से 2 ओम के बीच में वेरी करता था, ठीक है। तो सीरीज वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम होता था, जबकि शंट वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 100 से 150 से 200 ओम के आसपास ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा शंट मोटर में। अब बात करेंगे हम कंपाउंड मोटर की। तो कंपाउंड मोटर आपको पता ही होगा, जैसे कंपाउंड जनरेटर आपने पढ़ा था। कंपाउंड जनरेटर क्या था, जरा सोच के बताओ। जो कंपाउंड जनरेटर था क्या था वो? कंपाउंड जनरेटर बच्चों सीरीज और शंट जनरेटर का एक कॉम्बिनेशन का रूप था, ठीक है। इसमें शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों लगी होती थी। मीन्स शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर दोनों का एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन किया गया था, दोनों की अच्छी प्रॉपर्टियों को मिलाया गया था और एक अच्छा जनरेटर बनाया गया था। जो चीज़ें डीसी शंट में ख़राब थी उसको डीसी सीरीज के जरिए उसको सही किया गया, और डीसी सीरीज की जैसे टॉर्क ज़्यादा होती थी, ठीक है, मीन्स वहाँ पे ईएमएफ ज़्यादा हो जाता था अचानक से, तो उस ईएमएफ को कंट्रोल करने के लिए शंट लगाया गया था। दोनों का मिक्स करके एक अच्छा कंपाउंड मशीन तैयार की गई थी। वैसे ही हमारा कंपाउंड मोटर भी है, ठीक है। कंपाउंड मोटर में क्या होता है, इसमें भी दो फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। कौन कौन सी? एक तो सीरीज वाइंडिंग और दूसरी शंट या फिर पैरेलल वाइंडिंग। पैरेलल इसी को शंट नाम से जाना जाता है ना, शंट वाइंडिंग। मतलब दो तरीके की वाइंडिंग लगी होती है, ठीक है। और अगर ये दोनों वाइंडिंग के जो फ्लक्स हैं, इसकी जो फ्लक्स है, इसकी भी जो फ्लक्स है, मान लो ये फ्लक्स है सीरीज की और ये फ्लक्स है शंट की, ठीक है। जब ये दोनों फ्लक्स ऐड होती हैं तो उसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। मीन्स इसके दो टाइप हो जाते हैं, एक क्यूमुलेटिव मोटर और दूसरा डिफरेंशियल मोटर। तो यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा, मीन्स ऐड होगा तो क्यूमुलेटिव। और अगर यही दोनों फ्लक्सेस का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाए कि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हों, घटें, तो उसे क्या बोलेंगे? डिफरेंस। यहीं पे देख लो दोनों का डिफरेंस हो रहा है ना, दोनों फ्लक्स का, इसीलिए इसको हम डिफरेंशियल मोटर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? डिफरेंशियल मोटर और क्यूमुलेटिव मोटर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव मोटर की, ठीक है। तो चीज़ें बहुत इजी हैं, आप अगर सही वे में देखते चले जाओगे तो सिर्फ आपको एक बार देखना है, परमानेंट आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी।
अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड मोटर की। तो हम एक कंपाउंड मोटर बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका आर्मेचर हो जाता है, ये आपके ब्रशेस हो जाते हैं, और इसके ऊपर एक हम आर्मेचर वाइंडिंग लगा देते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में, और इसी के सीरीज में एक आरएससी लगा देते हैं सीरीज वाइंडिंग, और इसमें क्या कर लेते हैं हम एक शंट वाइंडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की फील्ड वाइंडिंग लगेंगी, एक सीरीज भी लगेगी और इधर शंट भी लगेगी। इसका नाम हम आरएसएच दे देते हैं, इसमें जो रेजिस्टेंस है, और इधर से हम क्या कर लेते हैं इनपुट सप्लाई दे देते हैं, इनपुट सप्लाई दे दिया हमने, ठीक है। मान लो 230 वोल्ट दे दिया डीसी में, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद जो इसमें करंट जाएगा आई, इसमें दो तरीके के करंट जाएंगे, एक तो सीरीज में चला जाएगा और एक शंट में भी जाएगा। जो IL भेज रहे हो या IS भेज रहे हो, मान लो IS जा रहा है, वो इनमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। तो इसमें जो जाएगा उसे ISH नाम दे दो, इसमें जो जाएगा ISE नाम दे दो, क्योंकि ये सीरीज वाइंडिंग है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको एक चीज मिल जाएगा IS बराबर ISH प्लस ISE। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? दूसरी चीज, अगर हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव मोटर की, क्यूमुलेटिव मोटर की, तो जो सीरीज वाइंडिंग है इसका फ्लक्स और जो शंट वाइंडिंग है इसका फ्लक्स दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम क्यूमुलेटिव पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव मोटर में जो स्पीड है, स्पीड है लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर स्पीड पर क्या फर्क आएगा। तो लोड बढ़ाने पर जो डीसी सीरीज मोटर होती थी उसकी स्पीड कम हो जाती थी, और जो डीसी शंट मोटर है उसकी स्पीड वही रहती थी, ठीक है, कांस्टेंट रहती थी, नहीं बदलती थी। तो जब दोनों को मिला रहे हैं तो एक कम है एक ज़्यादा है, ठीक है, मीन्स एक फिक्स है एक कम है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे स्पीड तो कम होगी, स्पीड तो कम होगी, लेकिन जितना सीरीज मोटर में स्पीड कम हो जाती थी लोड बढ़ाने से उतना नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? जितना सीरीज मोटर में स्पीड मतलब लोड बढ़ाने से स्पीड एकदम कम हो जाती थी, अब की बार ऐसा नहीं होगा, कम होगी लेकिन थोड़ी ही होगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जब हम मान लो लोड बढ़ाते थे शंट में, तो शंट में क्या होता था, स्पीड वेरी करती ही नहीं थी, ठीक है, स्पीड क्या होती थी, कांस्टेंट रहती थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो कंपाउंड मोटर होगी उसमें क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्पीड वेरी करेगी, ठीक है, स्पीड बदल जाएगी। और जब स्पीड बदल जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कम हो रही है लेकिन उतनी कम नहीं हो रही है। मीन्स सीधा सीधा मैं ये कहूँ कि स्पीड ऑफ शंट जनरेटर एंड स्पीड ऑफ सीरीज जनरेटर और स्पीड ऑफ कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, स्पीड ऑफ कंपाउंड जनरेटर। अगर इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनाऊं मैं, तो क्या मिलेगा हमें, स्पीड जो होगी NSH वो ज़्यादा होगी, और सीरीज आपकी स्पीड एकदम कम हो जाती थी, और जो कंपाउंड होगी इन्हीं के बीच में होगी, ठीक है, कंपाउंड। तो आपको एक रिलेशन मिल गया कि जो इसकी स्पीड होती है लोड बढ़ाने के बाद वो कंपाउंड मोटर में दोनों के बीच में वैरी करती है, सीरीज और शंट मोटर की स्पीड के कंपैरिजन में देखा जाए उसको। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, इसका जो एप्लीकेशन उपयोग है उसका उपयोग ध्यान में रखना, प्रेस, रोलिंग मशीन, कंप्रेसर, एलिवेटर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपको ये एप्लीकेशन याद में रखना है, ठीक है। प्रेस में हो गया, रोलिंग मशीन में हो गया, कंप्रेसर में हो गया, एलिवेटर में, इन सब जगहों पर हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं क्यों डिफरेंशियल मोटर की। तो उसमें बच्चों कुछ नहीं होता है, ठीक है, सेम लगभग यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। जो सीरीज और शंट के बीच में जो फ्लक्स होता है वो एक तरीके से डिफरेंस की तरह काम करने लगेगा, अब की बार ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफरेंशियल लिख देता हूँ। तो डिफरेंशियल वाले में ज़्यादातर एप्लीकेशन ही पूछता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये डिफरेंस ऑफ फ्लक्स होता है, यहाँ पे दोनों फ्लक्स जो सीरीज और शंट होती है उनके बीच में डिफरेंस होता है, वो फ्लक्स इसका होता है डिफरेंशियल मोटर का। और आपको ध्यान में रखना है इसका एप्लीकेशन, बैटरी चार्जिंग सेट,
बैटरी चार्जिंग सेट बूस्टर, ठीक है। और एक एप्लीकेशन होता है पेंचिंग मशीन, जो पेंच मारते हो ना, पेंचिंग मशीन। तो इसमें भी आपको कम से कम 3 एप्लीकेशन ये ध्यान में रखना है कि बैटरी चार्जिंग सेट में और बूस्टर में और पेंचिंग मशीन में। तो ऐसी जगहों पे क्या लगाया जाता है, डिफरेंशियल मोटर लगाया जाता है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर लगाया जाता है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाए सिर्फ उतना ध्यान रखो, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर जैसे ही कोर्स ये खत्म हो जाता है आपका सारा थ्योरी पोर्शन, उसके बाद हम सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर लेंगे और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन सहित उनका रीजन असर्शन सब भी लेके कंप्लीट कर लेंगे और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हानि की, ठीक है। तो 3 तरीके की हानि होती है। एक तो आपका हो जाता है कॉपर लॉसेस, ठीक है, सीधा सीधा कॉपर लॉसेस, ठीक है। ताम्र हानि जिसको हिंदी में बोलते हो, ठीक है, ताम्र हानि। दूसरा आपका आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस जिसको आप बोलते हो लौह हानि, ठीक है। और तीसरा आपका मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस, इसमें क्या आ जाता है आपका यांत्रिक हानि, ठीक है। तो 3 तरीके की हानि होती है। जो आपका कॉपर लॉस होता है इसको I²R लॉस के नाम से भी जानते हैं, बस यही पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा सा ही है इसमें, ठीक है। जो लौह हानि है इसमें 2 टाइप का होता है, एक तो आपका हिस्टेरिसिस और दूसरा एडी करंट, ठीक है, एडी करंट हानि, ठीक है। हिस्टेरिसिस हानि और दूसरा एडी करंट हानि। हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है, हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है ये समझ लो, जो सबसे पहले यही देख लो, जो ताम्र हानि होती है ये ब्रश और वाइंडिंग के बीच में संपर्क आने से जो लॉसेस होता है, मींस वाइंडिंग का जो लॉस होता है, वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो लॉस होता है और ब्रशेस के थ्रू जो लॉस होता है कॉन्टैक्ट से, उसे ही बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। इसीलिए हम कॉपर की वाइंडिंग लगाते हैं वहां पे, इसे I²R लॉस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये प्रतिरोध के कारण लॉस होता है ना, वाइंडिंग में चाहे आर्मेचर की बात कर लो या फिर फील्ड वाइंडिंग की बात कर लो, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसके कारण जो हानि होती है उसे ही बोलते हैं कॉपर लॉसेस। इसे ही I²R लॉस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि R जितना ज़्यादा होगा लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। जो आयरन लॉस होता है वो बेसिकली आर्मेचर और फील्ड क्रोडों में लॉस की वजह से जो हानि होती है, फील्ड क्रोडों की वजह से जो लॉस होता है उसे ही बोलते हैं क्या, लौह हानि। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो हिस्टेरिसिस और दूसरी एडी करंट लॉस। तो जो क्रोड का मटेरियल होता है, उस जिस मटेरियल का बनाएंगे उसी हिसाब से हिस्टेरिसिस लॉस भी होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है जो हिस्टेरिसिस लॉस का, WH का फॉर्मूला होता है KH, ठीक है, Bm⁴ 1.6 F/B, ठीक है। V फॉर वेलोसिटी, F फॉर फ्रीक्वेंसी, Bm मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है और KH कांस्टेंट होता है, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट। हाँ, तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है, इस हानि को कम करने के लिए हम जो क्रोड होता है उसको किसका बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलिकॉन स्टील का क्रोड अगर लगाएंगे, ठीक है, क्रोड होगा तो लॉस क्या होगा, कम होगा, मीन्स कम लॉस किया जाएगा, वहाँ पे लॉसेस कम हो जाएगा। लॉस कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं क्रोड बनाने के लिए। ऐसे ही एडी करंट लॉस के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो WE = KE Bm² F², ठीक है, और T²। T फॉर थिकनेस, F फॉर फ्रीक्वेंसी। थिकनेस मतलब समझ रहे हो ना, एक प्लेट्स की समझ लो थिकनेस कुछ करके, चौड़ाई, ठीक है। F फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, Bm मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है और KE एडी करंट कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला याद में रखना है। दूसरी चीज, इस लॉस को कम करने के लिए, इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रोड होता है उसको लैमिनेटेड बनाया जाता है। लैमिनेटेड क्या किया जाता है, क्रोड को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। लैमिनेटेड का मतलब स्ट्रिप्स में कट के और आपस में स्ट्रिप्स चिपकाई जाती हैं।
तो उससे एडी करंट हानि कम होती है। जैसे हमें मान लो इतना मोटा क्रोड बनाना है, तो हम इस मोटा तो इतना ही बनाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इसी मटेरियल को लेके हम बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेंगे ऐसे, फिर आपस में इनको इंसुलेटर के थ्रू जोड़ लेंगे, ठीक है, फिर भी इतना ही मोटा हो जाएगा बाद में। लेकिन इस तरह करने से एडी करंट लॉस कम होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट लगा देते तो एडी करंट लॉस ज़्यादा होता। तो यहाँ तक आपका लॉस था ये। और यांत्रिक लॉस के बारे में बात करें तो जो मोटर चलती है वहाँ पे घर्षण वगैरह के कारण में, फ्रिक्शन के कारण में जो भी हानियाँ होती हैं उसे बोलते हैं यांत्रिक हानि, ठीक है। जो मोटर चलती है बीयरिंग पे, बाकी जगह पे, तो जितना भी ज़्यादा उसमें ऑयल, इसको इस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। अगर हम बियरिंग वगैरह में देंगे तो ये यांत्रिक हानि कम होगी, रगड़ घर्षण ये सब कम होगा, तो यांत्रिक लॉस कम होगा, ठीक है। इतनी बात आपको पूरा लॉस से समझ में आ गई। अब हम